1, 2, 3 स्टार्ट। उपसभापति महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 3 दिन तक बहस हुई। अनेक माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लेते हुए प्रस्ताव का समर्थन किया, उपयोगी सुझाव दिए। इसके लिए मैं उनकी आभारी हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि कई सदस्यों को इस अभिभाषण में एक महान नवीकरण की शुरुआत की झलक मिली। नई पीढ़ी ने जो ताज़ा स्वीकृति प्रदान की है, उससे बल और विश्वास ग्रहण करके अब हम एक नई शुरुआत के द्वार पर हैं। हमारी जनता ने सिद्ध कर दिया है कि घर और बाहर के निराशावादियों की अंधकारमयी अटकलबाजियां, कपटी भविष्य वक्ताओं की अस्पष्ट आवाज़ मात्र रही है। मैं यह तुरंत स्पष्ट कर देना चाहूँगी कि मैं मतदाताओं के विपुल समर्थन को एक उपलब्धि न मानकर एक अवसर ही मानती हूँ। राष्ट्रपति के अभिभाषण में उन कुछ कदमों का जिक्र किया गया है जिनसे सरकार इस अवसर पर लाभ उठाना चाहती है। इन तथा अन्य अनेक उपायों को व्यवहारिक कार्यक्रमों में बदलना होगा। इस बीच सरकार रचनात्मक आलोचना का स्वागत करेगी, जिससे ऐसे कार्यक्रमों में सुधार लाने में सहायता मिले। अपने चुनाव संबंधी भाषणों में जिन्हें लगता है कि दुर्भाग्यवश श्री वाजपेयी ने नहीं पढ़ा है, और मैं फिर कहना चाहती हूँ कि ऐसे प्रत्येक भाषण में मैंने यह कहा है कि आगे आने वाला रास्ता लंबा है और कठिनाइयों से भरा है, और जिन्होंने हमारा समर्थन किया था उन्हें कठोर परिश्रम के लिए और ज़्यादा मुश्किलों बल्कि शायद खतरों का भी सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैंने माननीय सदस्यों के भाषणों को गौर से सुना है, लेकिन लगता है कि प्रीव्यूपर्स परित्याग की अपेक्षा आँखों से दो आंसू का परित्याग ज़्यादा आसान काम है। मैं उन्हें और सदन को आश्वासन देना चाहती हूँ कि सामंतवाद के ये अवशेष अब ज़्यादा दिन तक नहीं बने रह सकेंगे। मैं वायु प्रदूषण, जन प्रदूषण और मिट्टी के प्रदूषण को रोकने तथा अपने चतुर्दिक प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने की जरूरत की पुष्टि का स्वागत करती हूँ। पाश्चात्य विश्व में पर्यावरण शब्द के प्रचलन के बहुत पहले से ही मैं उसके बारे में गहरी दिलचस्पी लेती रही हूँ। कुछ सदस्यों की इस शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए कि आकाशवाणी और दूरदर्शन का इस्तेमाल दलगत कार्यों के लिए किया गया। मैंने आकाशवाणी से केवल एक भाषण प्रसारित किया था जो लोकसभा को भंग करने की घोषणा से संबंधित था। निर्वाचन आयोग संबंधी शिकायतों का उत्तर मेरे सहयोगी कानून और न्याय मंत्री पहले ही दे चुके हैं। यह स्वाभाविक था कि ऐसी बहस में गरीबी के बारे में काफ़ी कुछ कहा जाए। हमारे यहाँ गरीबी बहुत समय से है। मैं उसके प्रति आज ही सचेत नहीं
हुई हूँ। जैसा कि विपक्ष के कुछ सदस्य समय समय पर कहते रहते हैं, अगर मुझे कुछ झिझक तथा अत्यंत विनम्रता के साथ कहने की अनुमति आप दें तो मेरा यह कहना है कि इसी चेतना और चिंता से प्रेरित होकर मेरे परिवार ने अपनी अधिकांश संपत्ति का त्याग किया। उपसभापति महोदय, स्वाधीनता के बाद बहुत कुछ उपलब्धियां प्राप्त हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं कि आज बहुत से लोगों के पास पहनने के लिए अधिक अच्छे वस्त्र और खाने के लिए बेहतर वस्तुएं हैं। हम किसी भी क्षेत्र में गरीबी का आकलन कैसे करते हैं, हमें उसका आकलन उस क्षेत्र में पाई जाने वाली पहले की परिस्थितियों की तुलना में करना चाहिए। क्या किसी माननीय सदस्य का यह कहना कि राजस्थान या मध्य प्रदेश या उड़ीसा में गत वर्षों में जो कुछ किया गया वह उससे बहुत कम है जो राजे रजवाड़ों ने प्रायः 100 वर्षों में किया था, फिर भी तथ्य यह है कि गरीबी अभी भी पाई जाती है और बहुत बड़ी संख्या में लोगों के पास मूल जरूरत की चीज़ें भी नहीं है। साथ ही लोगों की ज़रूरतें बढ़ती जा रही है और हमारी विकास योजनाएं जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी ज़रूरतों में भी वृद्धि होती जाएगी। माननीय सदस्य ने हमारी गरीबी के खिलाफ लड़ाई का जिक्र व्यंग के रूप में किया, लेकिन यह उनके चुनाव घोषणा पत्र का शीर्षक था। जनसंघ के घोषणा पत्र की चमक दमक की तुलना में हमारा घोषणा पत्र कहीं ज़्यादा तथ्यपरक और ठोस समस्याओं से संबंध था। यह दृष्टव्य था कि किसी प्रकार हमारी जनता ने विवेक का परिचय देते हुए जनसंघ के स्वर्ण मृग के प्रति कोई आकर्षण नहीं दिखाया या चाशनीदार शब्दों में लिपटे स्वतंत्र पार्टी के जीर्ण शीर्ण आर्थिक सिद्धांतों से वह पथभ्रष्ट नहीं हुई। इस चुनाव से पहले हमारे यहाँ और भी आम चुनाव हो चुके हैं। हमारे कुछ उम्मीदवारों ने साइकिल को अपना चुनाव चिन्ह बनाया, कुछ ने नारियल के पेड़ या किसी अन्य वस्तु को, फिर भी वे चुनावों में विजयी रहे। मैं यह भी कहना चाहूँगी कि यह अच्छा ही रहा कि हमने गाय और बछड़े को अपना चुनाव चिन्ह बनाया। इससे सिद्ध हो गया कि वह धार्मिक चिन्ह नहीं था, बल्कि गांवों और कस्बों के लोगों की समृद्धि का प्रतीक था। लोगों ने विभिन्न दलों, चुनाव घोषणा पत्रों और कार्यों पर विचार के बाद ही अपना निर्णय दिया। मेरे सामने बैठने वाले माननीय सदस्य ने सरकारी नीतियों की लंबी आलोचना के दौरान कुछ केंद्रीय परियोजनाओं का जिक्र किया। केरल के प्रति न तो कोई जानबूझकर उपेक्षा की गई न की जा सकती है। केरल हमारे देश का एक सबसे सुंदर भाग है जिसकी अनेक समस्याएं भी है। यह सही है कि सूक्ष्म उपकरण तथा फोटो रसायन के कारखाने जिन्हें हम वहां लगाने का विचार कर रहे थे स्थापित नहीं हुए हैं, लेकिन इसका कारण था कि पुनर्विचार करने पर यह पाया गया कि इन कारखानों के उत्पादनों की मांग पर्याप्त नहीं थी। सरकार को औद्योगिक तथा अन्य कार्यक्रमों की लगातार पुनर्समीक्षा करते रहना होता है
और उन्हें नई परिस्थितियों के अनुकूल बनाना होता है। एक सदस्य ने एकाधिकारी वाणिज्य गृहों और उनमें से कुछ को नए लाइसेंस दिए जाने की चर्चा की। स्टॉप।